हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होम साइंस थ्योरी का एक क्वेश्चन पेपर देखना इसलिए ज़रूरी है सो दैट आपके दिमाग में एक पेपर पैटर्न दिमाग में बैठ जाए कि आपका जो पेपर आने वाला है वो किस तरीके का आने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और किन क्वेश्चंस का किस तरीके से आपको जवाब देना है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हमने मैराथन सीरीज़ चला रखी है जिसमें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम आपको बता रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के। तो होम साइंस का ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप हमारे चैनल पर NIOS थ्योरी एग्ज़ाम 12th की मैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको होम साइंस की भी मैराथन क्लास मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की अलग अलग बना रखी हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 क्लासेस हैं, आई थिंक दोनों पार्ट्स में डिवाइड हैं। दोनों ही पार्ट्स को आप देख लीजिए, आपको आसानी से आप अपना पेपर देकर आ जाएंगे। होम साइंस इज़ नॉट अ बिग डील। होम साइंस को आप आराम से कर सकते हैं, बस इसमें आपको थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो आपका जो पेपर शुरू होता है वो आपका रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, कोड नंबर है, उसके बाद सेट है, डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन और 2 टीचर्स के आपको साइन यहाँ पर करवाने होते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि अगर आपका पेपर हिंदी या इंग्लिश दोनों 2 मीडियम में आता है, आप चाहें तो किसी और मीडियम में भी अपना पेपर दे सकते हैं, जैसे इनमें से कोई भी मीडियम जो आपको देना है। पर शर्त ये होती है कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने दूसरे मीडियम में स्टार्ट किया है तो लास्ट क्वेश्चन तक आपको वही मीडियम जारी रखना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमने पहला पेपर हमारा इंग्लिश में दे दिया, तो बाकी जो पेपर हैं, बाकी जो आपके 4 या 5 पेपर जो बच रहे हैं उनको आप किस लैंग्वेज में देंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होने वाला है। 80 मार्क्स का ये पेपर होता है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको ए और बी 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे और ए सेक्शन के सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और बी सेक्शन में आपके 2 ऑप्शन मिलेंगे, सिर्फ एक ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ से आपका पेपर शुरू होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का। 4th क्वेश्चन तक आपको 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, फिर 5th क्वेश्चन से आपके 2 मार्क्स से स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टेल 2 पॉसिबल रीजंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन फटीग, यानी कि निराशाजनक थकान के 2 संभव कारण बताइए। तो निराशाजनक थकान नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर भी आपकी निराशा आपको देखने को मिले, जैसे कि मेरा कोई एक डिज़ायर है, मेरी कोई एक इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही है, वहाँ पर मुझे निराशा होगी, है ना। जैसे कि मैं चाहती हूँ मुझे कार लेनी है, मैं चाहती हूँ 1 मंथ में मैं इतना कमा लूँ कि मैं कार ले लूँ। अब अगर मैं कमा भी रही हूँ, मैं मेहनत भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो कार जितने में पैसे नहीं कर पाई, तो उस समय पे मुझे क्या होगा, मेरी इच्छा पूरी ना होने से मुझे फ्रस्ट्रेशन होगी या निराशा होगी। तो उस चीज़ के कारण यहाँ पर मुझे फ्रस्ट्रेशन वाली थकान होगी, फ्रस्ट्रेशन फटीग इसी को बोलते हैं। तो पहला कारण क्या है, डिज़ायर पूरी ना होना। सेकंड कारण हो सकता है आपका इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको फ्रस्ट्रेशन फटीग हो सकती है। या थर्ड कारण हो सकता है कोई घरेलू समस्या है, जैसे कि किसी बच्चे का होता है कि घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो उससे भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और उससे भी फिर ये चीज़ें जो हैं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट, यानी कि 1 ही मार्क में है। एक नया जो बच्चा होता है, बिल्कुल न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, उसका 3 किलोग्राम वेट बताया गया है। अब आपको बताना है 6 महीने में और 1 साल में उसका वेट कितना हो जाएगा, मतलब 6 महीने पे उसका कितना वेट होगा और 1 साल पे कितना होगा। तो 3 किलोग्राम का है, तो आपको पता होना चाहिए 1000 जो है 1000 ग्राम हर बच्चे में बढ़ता रहता है हर 1 महीने में। तो अभी फर्स्ट जब वो पैदा हुआ है, जब 3 का है, तो मतलब हेल्दी बेबी है। अगर 6 महीने की बात करें तो उसका वज़न हो जाएगा कुछ 6.5 kg। और अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो 1 ईयर तक आते आते उसका वज़न हो जाएगा, अगर गर्ल है तो उसका वज़न हो जाएगा 8.5 kg तक, और अगर बॉय है तो उसका वज़न हो जाएगा 9.8 kg तक। तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा है। सीमा
ने चाहती है कि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करे 12th के बाद, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th के बाद। 1 नंबर में क्वेश्चन है कौन सी ऐसी जॉब्स के लिए उसको अप्लाई करना चाहिए हाउस कीपिंग एरिया में। तो आपको पता होगा हाउस कीपिंग में आपको बेसिकली घर से रिलेटेड मतलब किस तरीके से आपको चीज़ों को संभालना है, कैसे हैंडल करना है। तो इसके लिए सबसे पहली जॉब वो अप्लाई कर सकती है हाउस कीपिंग मैनेजर की, ठीक है, हाउस कीपिंग मैनेजर आप लिख दीजिए। सेकंड जॉब वो अप्लाई कर सकती है जो पीजी में गेस्ट को एसोसिएट करने वाले लोग होते हैं, उसके लिए वो अप्लाई कर सकती है, ठीक है। थर्ड वो अप्लाई कर सकती है हाउस कीपिंग के एरिया में ही एक एरिया होता है हाउस हेल्पर का, ठीक है। या फिर वो अप्लाई कर सकती है फोर्थ केयर टेकर के लिए। केयर टेकर आजकल बहुत से लोग रखते हैं, जैसे कि बेबी के लिए केयर टेकर रख लिया या फिर बुज़ुर्ग माँ बाप हैं उनके लिए रख लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक खिलौना खरीद रहे हैं 1 साल के बच्चे के लिए, आप कौन से 2 फीचर्स देखेंगे ताकि आपको ये रहे कि हाँ मैंने सेफ़ खिलौना ख़रीदा है, सेफ्टी के लिए है। फर्स्ट 1 मार्क में है तो इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे। पहली बात तो खिलौने में कोई भी एज नहीं होनी चाहिए। एज का मतलब क्या होता है, कोई भी किनारा या कोई भी कोना टाइप में नहीं होना चाहिए, नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चा अपने आप को लगवा ना ले। सेकंड चीज़ है वो खिलौना ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए, है ना। भारी होगा तो वो उससे खेलेगा कम और उसको ज़्यादा बोझ ज़्यादा लगेगा उसका। थर्ड चीज़ है कि वो खिलौना ऐसा हो कि वो मेटल का ना हो। मेटल का अगर होगा तो उससे उसको करंट लग सकता है, तो मेटल का ना हो, प्लास्टिक का खिलौना है ताकि उससे कोई भी उसको तकलीफ़ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर 2 साइंस ऑफ गुड मेंटल एंड सोशल हेल्थ। तो 2 मार्क में है ये। तो मतलब कौन से ऐसे साइन होते हैं, कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिससे ये पता चलता है आप अच्छे मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के में हैं। तो फर्स्ट, अगर आप अच्छे मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य में होंगे तो सबसे पहली बात तो आप हैप्पी रहेंगे, यू विल बी हैप्पी। नेक्स्ट, यू विल बी कॉन्फिडेंट, यानी कि आप खुश रहेंगे, आप आत्मविश्वासी रहेंगे। थर्ड चीज़ है आप हेल्पफुल रहेंगे, कोई भी तकलीफ़ अगर होगी किसी भी को भी तो आप हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। नेक्स्ट, फोर्थ चीज़ होती है कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होंगे, है ना। आप अपनी लाइफ से अच्छी तरह से सेटिस्फाई होंगे, आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा में नहीं चाहिए होगी। और अगर सोशल हेल्थ की बात करें, ये थी मेंटल हेल्थ की बात, सोशल हेल्थ की अगर बात करें तो सोशल हेल्थ में आप सभी लोगों से, आसपास के जितने भी आपके लोग हैं उनसे अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, उनसे घुलेंगे मिलेंगे और किसी से भी आप जो है एक तरह से अपने कमरे में बंद होकर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 स्टेप्स ऑफ वॉशिंग ब्लैंकेट एट होम विद अ सक्शन वॉशर। 2 मार्क में है, मतलब घर पर अगर आप कंबल धोना चाहते हैं सक्शन वॉशर में तो उसका उपयोग करते समय आपको कौन कौन से चीज़ों का, कौन कौन से स्टेप्स का इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट चीज़, आप सक्शन वॉशर को अच्छी तरह से देख लेंगे कहीं से कोई करंट वगैरह तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। सेकेंड चीज़, आप उसमें क्लीन वाटर ऐड करेंगे। क्लीन वाटर ऐड करने के बाद आप उसमें ऐसा माइल्ड डिटर्जेंट डालेंगे, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट आप नहीं डालेंगे। उसके बाद हम उसमें कंबल डालेंगे। कंबल को अच्छी तरह से जब धुल जाएगा उसको हम अच्छी तरह से साफ़ करके उसको हम सुखा देंगे। दैट इज़ इट, यही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव एनी 4 सजेशंस फॉर कंजर्विंग वाटर एट होम, यानी कि घर पर आप पानी कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप घर पर पानी बचाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कम से कम आप पानी जो है बिखेरने का प्रयास करेंगे, मतलब जितना पानी इस्तेमाल करना है उतना ही पानी आप लेंगे, ज़्यादा पानी आप वेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड चीज़, आप अगर शेविंग कर रहे हैं या फिर आप अगर ब्रश कर रहे हैं अपना, ठीक है, तो आप अपने ब्रशिंग या शेविंग के टाइम पे अपनी जो टैप्स होती हैं यानी टंकियाँ होती हैं उनको बंद करेंगे, नलों को बंद करके रखेंगे। थर्ड चीज़, आप अपनी टॉयलेट्स वगैरह में कई बार होता है पाइप जो है लीक हो जाते हैं, तो वो चीज़ आप देख लेंगे कि कहीं से कोई पाइप लीक तो नहीं है, बाथरूम में कुछ ऐसा तो नहीं है जो लीक हो रखा है, ठीक है। इसके अलावा बाथिंग के टाइम पे यानी कि नहाते समय भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाने की कोशिश करेंगे, पानी आप वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये 4 चीज़ें आप लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 2 नंबर, है ना, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दो फीचर्स आप जो चेक करते हैं वर्कमैनशिप करते समय, मतलब अगर आपके सामने एक 8 साल का बच्चा है और एक 80 साल की बूढ़ी औरत है, तो आप उनकी पोशाक में कारीगरी संबंधित क्या क्या विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात, अगर 8 साल का कोई बच्चा है तो हम उसमें देखेंगे, और 80 साल की कोई महिला है, तो सबसे पहली बात 8 साल के बच्चे में हम ये देखेंगे कि उसके जो कपड़े हैं वो अच्छी तरह से उसको फिट बैठ रही हों। ठीक है, या फिर सेकंड चीज़, उसने बेल्ट वगैरह का इस्तेमाल ना किया हो, क्योंकि बेल्ट कई बार बच्चों से खुलती नहीं है और उनको अगर वॉशरूम वगैरह जाना हो तो उनके लिए तकलीफ़ हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। 80 ईयर वाले के साथ भी ब्रीदेबल फैब्रिक वाला कपड़ा होना चाहिए, मतलब उसमें वो अच्छी तरह सांस ले सकें। ठीक है, ऐसा कपड़ा ना हो जो उनको टाइट दिखाए और वो जो है उसमें सांस ना ले सकें। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। मैं सिर्फ आपको आंसर्स बता रही हूँ किस तरीके के आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 डिफरेंस लिखने हैं वीव्स जो होती है मलमल दुपट्टे की और जीन्स की। तो पहली बात, आपको पता होगा मलमल दुपट्टे की जो वीव होती है वो ट्रांसवर्सल होती है। ठीक है, और जीन्स की जो होती है वो लॉन्गिट्यूडल होती है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। सेकंड, मलमल दुपट्टा जो होता है वो सॉफ्ट होता है वीव के कारण, मतलब उसकी जो वीव होती है वो उसको सॉफ्ट बनाती है। ठीक है, और जीन्स का जो होता है वो उसको थोड़ी सी कपड़े को थोड़ा सा हार्ड बना देती है और उससे मतलब वो ब्रीदेबल नहीं बन पाता है कपड़ा। ठीक है, वो आपको भारी सा ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 4 तरीक़ों से गवर्नमेंट सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को, जो चिल्ड्रन हैं उसके, उनको मदद करती है। मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को सरकार किन 4 तरीक़ों से मदद करती है। तो पहला तरीका तो ये है, गवर्नमेंट उनकी एजुकेशन में हेल्प करती है, हेल्प्स इन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में कैसे, वो उनको फ्री की एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है 8वीं क्लास तक। सेकंड चीज़, वो उनको मिड डे मील प्रोवाइड करवाती है। मिड डे मील क्यों प्रोवाइड करवाती है? ताकि उनकी जो रेगुलर मील है वो उनसे छूटे ना, हर बच्चे को खाना मिले। थर्ड चीज़, वो उनको स्कॉलरशिप्स देती है। स्कॉलरशिप इसलिए देती है ताकि कोई ऐसा बच्चा है जो आगे पढ़ना चाहता है, बुक्स वगैरह लेना चाहता है, तो उसकी उनको स्कॉलरशिप मिल जाए और वो अपना काम आसानी से कर लें। एंड फोर्थ चीज़ ये है कि वो उनको स्कूल में आने के लिए एनकरेज करती है, मतलब बच्चे रोज़ स्कूल में आए उसके लिए वो उनको स्पीचेस वगैरह भी देती है, उनको समझाती है। इसके अलावा फोर्थ चीज़ आप इसमें ये लिख सकते हैं कि वो उनको अगर कोई बच्चा ऐसा है वो स्कूल में उनको मोटिवेट करती है और उनको आगे पैशन है, अगर कोई बच्चा मान लीजिए डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है इस ग्रुप से, तो वो उनको हेल्प भी करती है लोन वगैरह देके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग आयरन रिच फूड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज़ वेरी पुअर। मतलब कि बहुत से लोग जो हैं आयरन युक्त पदार्थ तो लेते हैं लेकिन फिर भी आयरन उनको बहुत कम मिल पाता है। तो इसके 2 कारण क्या हो सकते हैं कि आयरन हमें मिल ही नहीं रहा है। लोहे यानी कि आयरन को बेहतर तरीके से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए 2 पोषक तत्व ऐसे कौन कौन से उनके सुझावों में देना है। तो सबसे पहली बात कि हमें आयरन क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो कई बार नो हीम आयरन के होते हैं, नो हीम आयरन के होते हैं, और ये प्लांट बेस्ड आयरन जो होता है वो कई बार हमें नहीं मिल पाता है। और आयरन का सबसे बेटर स्रोत है आपका, फर्स्ट तो है स्पिनच यानी कि पालक, पालक में बहुत आयरन होता है। सेकेंड आप बोल सकते हैं रेड मीट जो होता है आपका, रेड मीट में भी बहुत आयरन होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट तो आयरन के लिए दवाइयाँ भी बंटवाती हैं। और इसके अलावा जो आयरन का अब्जॉर्प्शन है वो लो इसलिए भी होता है क्योंकि प्लांट बेस्ड मॉलिक्यूल आयरन इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, मैल अब्जॉर्प्शन हो पाता है। कई बार हमारी बॉडी उतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है जितना कि हमें करना चाहिए और वो वेस्ट के तौर पे हमारी बॉडी से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी 4 प्रिकॉशंस हैं, यानी कि कौन सी ऐसी 4 सावधानियां हैं जो आप बरतेंगे प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करते समय कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो। सबसे पहली प्रिकॉशन आप लेंगे कि भाई प्रेशर कुकर को कभी भी खाली नहीं चढ़ाना है। ठीक है, और उसको हमें सेकंड चीज़ आपको लिखनी है,
उसको हमें 1/4 तक नहीं भरना है, मतलब इतना नहीं भरना कि वो ऊपर तक पानी आ जाए, कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो फट जाएगा। ठीक है, उसको हमें बिना सीटी के या फिर बिना उसके हमें नहीं चढ़ाना है। उसकी स्टीम से हमेशा हमें दूर रहना है, यानी भाप से हमेशा उसके दूर रहना है। ठीक है, जैसे उसकी भाप सारी निकल जाए तभी हमें उसे खोलना है। तो यार नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो सभी को पता होती है ना। हमें उसमें ज़्यादा मतलब पानी नहीं भरना है, मैक्स पानी नहीं भरना है, मैक्सिमम नहीं भर देना है उसको, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाई प्रेशर पे कभी भी पॉट को अकेला नहीं छोड़ना है, या फिर गैस को चला के कभी भी प्रेशर कुकर रख के नहीं छोड़ना है। तो ये सारी कुछ सावधानियाँ होती है जो हमें बरतनी होती हैं। ये आपका था 4 नंबर में क्वेश्चन, और था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ये तो हमारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमारी मम्मियाँ हमें रोज़ बताती हैं किस तरीके का काम नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर ब्रदर इज़ नाउ गोइंग टू लिव इन हिज न्यू हाउस, यानी कि आपका जो भाई है वो अब नए घर में रहने के लिए तैयार है, मतलब जा रहा है। उनको कुछ 4 लेबर सेविंग डिवाइसेस हमें बताने हैं जो उनकी हेल्प करेंगे। यानी कि आपका भाई अब अपने नए घर में रहने जा रहा है, कारण सहित उसे अपने घर के लिए 4 श्रम बचाने वाले उपकरण खरीदने का सुझाव देना है। तो पहला तो आपका हो सकता है वॉशिंग मशीन। क्यों? क्योंकि अगर वो वॉशिंग मशीन रखेगा तो कपड़े धोने के लिए उसका कम वो समय लगेगा, वॉशिंग मशीन में जल्दी धुल जाते हैं, उसका लेबरिंग भी उसकी बचेगी, है ना। सेकंड चीज़ आपकी हो सकती है यहाँ पर ये जो आपके होते हैं मिक्सर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिक्सर आज के समय पर इस्तेमाल करना। मिक्सर से क्या होगा, वो जो चटनी वगैरह वो बनाना चाहता है, कुछ भी ऐसा कुछ बनाना चाहता है, पेस्ट वगैरह, तो वो मिक्सर पे आसानी से एक बटन ऑन करके बना सकता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे उपकरण होते हैं। ये मुझे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख कर बताएंगे। ठीक है, 4 नंबर में है ये, 2 मैंने बता दिए, 2 आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 4 ब्लेंडेड फैब्रिक्स के नाम बताने हैं और कैसे वो बनते हैं, उनके 2 रीज़न्स बताने हैं पॉपुलैरिटी के। 4 मिश्रित कपड़ों के नाम कैसे बने हैं, उनकी लोकप्रियता के 2 कारण 4 नंबर में पूरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लेंडेड फैब्रिक, यानी कि 2 फैब्रिक से 2 से 3 फैब्रिक को मिलाकर एक फैब्रिक जब बनाया जाए तो उसको ब्लेंडेड या मिश्रित कपड़ा बोलते हैं। तो पहला तो आपका हो जाता है पॉलिएस्टर या कॉटन। ठीक है, पॉलिएस्टर आपको पता है मैन मेड है, और कॉटन आपको पता है कि ये जो हमारे कपास उससे बनता है। तो पॉलिएस्टर और कॉटन कैसे बनते हैं ये आपको कॉटन तो आपको पता है रुई वगैरह से उसको छांट के अच्छी तरह से कपड़े को अलग करके उसको तब बना, धागों से रेशे वगैरह निकाल के तब उसको बनाया जाता है। इनके रीज़न्स क्या है पॉपुलैरिटी के, तो रुई जो होती है, मतलब जो कॉटन होता है वो गर्मियों में काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, उसमें पसीने नहीं आते हैं। इसके अलावा वो जो है हल्का फैब्रिक होता है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा सेकंड फैब्रिक होते हैं नायलॉन और वूल को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, उसका क्या रीज़न है पॉपुलैरिटी का, क्योंकि वूल तो विंटर के लिए बहुत अच्छी होती है, नायलॉन अगर उसमें मिल जाता है वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। इसके अलावा पॉलिएस्टर और वूल को मिलाकर भी फैब्रिक बनाया जाता है, कॉटन और लाइक्रा को मिलाकर फैब्रिक बनाया जाता है, और वूल और कॉटन को मिलाकर भी फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, वूल और कॉटन का फैब्रिक जब मिलता है तो आपको गर्मी और ठंड दोनों में आप उसको पहन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करने हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडल चाइल्डहुड विद एग्जांपल्स, यानी कि मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की किन्हीं 4 विशेषताओं को उदाहरण सहित हमें संक्षेप में समझाना है। मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास मतलब हमें ऐसा ज्ञान का विकास आ जाना। ठीक है, ज्ञान का हमारे अंदर विकास हो जाना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यही होता है। तो मिडल चाइल्डहुड में आके, यानी कि आपका जब मध्य बाल्यावस्था होता है तो उसमें आके संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, बच्चों की जो मेमोरी होती है वो तेज़ होने लग जाती है, वो रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अब वो रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, वो दूसरों के मटीरियल को, मतलब दूसरे क्या कहना चाहते हैं उसको इफ़ेक्टिवली वो समझ पाते हैं। 4 नंबर में आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको यही बताना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो
बच्चे समझने लग जाते हैं और उनका वो फिर जवाब देने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट 4 वेज कैन कंज्यूमर गेन बाय कंज्यूमर मूवमेंट। यानी 4 नंबर में एक क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन से उपभोक्ता किन 4 तरीक़ों से लाभ उठा सकते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन क्या होता है, जब भी कोई ऐसा एक सामान है जिसके ऊपर कोई दुकानदार अपनी मतलब वो कर रहा है, जैसे कि कोई ऐसा सामान है जिसको वो MRP से ज़्यादा बेच रहा है, तो उस समय पे उपभोक्ता जो है एक साथ मिलकर आंदोलन कर सकते हैं। तो वो किन 4 तरीक़ों से इसका लाभ उठा सकते हैं, ये आपको इसमें बताना है। पहली बात, इससे हमें क्या होता है, इससे कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, जो कंज्यूमर को कोर्ट ने राइट दिए हैं, उनको वो सेव कर सकता है। ठीक है, उनको वो सेफ गार्ड कर सकता है। इसके अलावा कंज्यूमर की जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, मतलब कंज्यूमर पे अगर किसी भी प्रकार का उपभोक्ता एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण हो रहा है उपभोक्ता का, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है कंज्यूमर मूवमेंट से। इसके अलावा कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज़ कर सकता है वो, अगर कोई चीज़ उसकी गलत हो रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस द ग्रॉस मोटर एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 10 ईयर्स। 4 नंबर में है, 6 से 10 वर्ष के बच्चों की स्थूल क्षमताओं को क्रम अनुसार लिखना है। तो ग्रॉस मोटर एबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी एबिलिटी जिसमें कि बच्चे जो हैं नई नई चीज़ें करना सीखते हैं। तो 6 से 10 साल के बच्चे जैसे कि अब वो अपनी छोटी सी बॉल को पकड़ना हाथ में सीख जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो है जंप करना सीख जाते हैं। इसके अलावा वो एक बाइक, जो छोटी सी बाइक होती है, ठीक है, बाइक पे राइड करना वो सीख जाते हैं। और ये जो मंकी बार्स होते हैं, इन पे वो बिना सपोर्ट के चढ़ सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो ग्रॉस मोटर एबिलिटीज़ के तहत सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वर्किंग एज अ डाइटिशियन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। मतलब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एक आहार विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं। कौन से 4 पॉइंट्स आप कंसिडर करेंगे प्लानिंग मील्स। जो आपका एक पेशेंट है जो कि डायरिया से गुज़र रहा है, तो उसकी मील कैसे प्लान करेंगे आप। पहली चीज़, अगर हम डाइटिशियन के रूप में काम कर रहे हैं, तो अगर किसी को डायरिया है तो हम उसको बटर मिल्क, पनीर, ठीक है, दही वगैरह खाने के लिए ज़्यादा देंगे। और क्योंकि उसको डायरिया है तो उसको ऐसी चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें फिर डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है और पेट उसका जो है वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, आंतें वगैरह सिकुड़ जाती हैं। उनको वेजिटेबल्स देंगे, ठीक है, ब्रोकली वगैरह देंगे। इसके अलावा उनको कैबेज, रेडिश, स्पिनच वगैरह ज़्यादा देंगे। ठीक है, क्योंकि डायरिया अफेक्टेड होता है जो बंदा, उसमें फिर ये दिक्कतें आती हैं कि वो उसमें डिहाइड्रेशन की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाती है एक तो, ठीक है, और उसको हम फ़िश, मीट वगैरह ये सब चीज़ें देंगे जिसमें कि पोटेशियम होता है ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कॉजेज़ बताने हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम जो कि एग्जिबिट होती है बाय स्मॉल चिल्ड्रन। यानी कि छोटे बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करिए। सबसे पहला कारण तो उसके माँ बाप के बिहेवियर पे होता है। यानी कि अगर माँ बाप ने अच्छा बिहेवियर उसके साथ नहीं किया तो वो बच्चा भी अपने उसी बिहेवियर में दूसरों के साथ वही बिहेवियर करेगा। सेकंड चीज़, अगर माँ बाप जो हैं उसको ज़्यादा छूट दे रहे हैं, उसको बचपन से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। फैसिलिटी देना अच्छी बात है, लेकिन उसको एक लिमिट के तौर पे देना चाहिए। तो वो चीज़ अगर होती है तो वहाँ पर भी उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो बिहेवियर में प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर अगर वो इकलौता बच्चा है तो वहाँ पर भी वो प्रॉब्लम दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबल जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं कंज्यूमर्स के लिए। सपोर्ट करना है इन स्टेटमेंट को 6 एग्जाम्पल के साथ। मतलब हमें इसमें बेसिकली ये बताना है जो लेबल होते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। पहला, लेबल में हमें ये पता चलता है कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। इसमें अगर हम कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, मान लीजिए आप केचप लेके आ रहे हो, तो केचप में आपको पता होना चाहिए ना क्या क्या चीज़ों से केचप बना है, कहीं इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं डली हुई है। तो इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं। लेबल आपको क्या होता है, एक बॉक्स आप लेके आते हैं, यानी कि डब्बा, मान लीजिए केचप का ही लेके आ रहे हैं, किसी भी चीज़ का लेके आ रहे हैं, तो उसका जो ऊपर इस तरीके का वो एक लेबल सा लगा रहता है और उस पर एक फ़ोटो सी छपी रहती है, ठीक है, नाम लिखा होता है कंपनी का, पीछे आप देखेंगे तो MRP लिखी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो कंज्यूमर के लिए
समझनी ज़रूरी है, वो सारी उस पर लिखी रहती है, MRP वगैरह लिखी रहती है, किस कंपनी ने बनाया है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सपायरी उसकी लिखी रहती है उस पर। अगर एक्सपायरी हम नहीं देखेंगे, अगर वो नहीं लिखी होगी तो हम कोई भी एक्सपायर्ड चीज़ खा लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डेट उस पर लिखी रहती है और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप कैसे ग्लास बॉटल्स को स्टेरिलाइज़ करेंगे फॉर स्टोरिंग होम मेड जैम्स। तो स्टेरिलाइज़ करने के लिए अगर कोई ग्लास की बोतल है, हम उसको पानी में, गर्म गुनगुने पानी में हम उसको रख सकते हैं कुछ 10-5 मिनट तक। हमें उसको उबालना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। उसको रख के फिर हम अच्छी तरह से उसको साफ़ करके सूखे कपड़े से साफ़ करेंगे। और इसके अलावा हम उसको अखबार से साफ़ कर सकते हैं अंदर से, ठीक है, क्योंकि वो पानी सारा सोख लेंगे और फिर अखबार से साफ़ उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में पार्ट है, आप कौन से स्टेप्स अडॉप्ट करेंगे। 5 किलोग्राम पीस आपको घर में फ्रीज़ करनी है। तो हम उसके लिए फ्रीजिंग मेथड जो होता है, हम उसको फ्रोज़न उसके तौर पे फ्रीज़ करके रख सकते हैं अपने घर में फ्रिज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन कौन से रेडीमेड गारमेंट होते हैं जो बुटीक्स पे एक्सपेंसिव मिलते हैं। 6 रीज़न्स देने हैं उनके हाई प्राइस के लिए। रेडीमेड ऐसे कौन कौन से गारमेंट्स हैं जो महंगे होते हैं, क्यों होते हैं, उनकी उच्च कीमत का समर्थन करने के लिए 6 कारण दीजिए। तो बुटीक्स पे कुछ ऐसे गारमेंट्स होते हैं जैसे कि आपके लेडीज़ के लिए सूट हो गए। सूट तो है, हर लेडी पहनती हैं, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिज़ाइंस के वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और वो इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि हर एक लेडी को उसकी ज़रूरत है, ठीक है। कोई एक आधी लेडी होगी जो नहीं पहनती होगी, बाकी सभी पहनती हैं, तो वो डिज़ाइंस वगैरह के इस्तेमाल के कारण उसके बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, तो इसलिए सभी को वो लेने पड़ते हैं। और इसके अलावा ऐसी बहुत सी होती है, जैसे कॉटन के कपड़े हो गए। कॉटन के कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि महंगे भी नहीं कहेंगे, वो सस्ते भी होते हैं और महंगे से महंगा कॉटन भी आता है। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो गर्मियों के टाइम पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं और उनमें गर्मी बहुत कम लगती है। कॉटन के कपड़े के तो सभी दीवाने, तो सभी को पता होगा। तो इसी प्रकार से आपको 6 रीज़न यहाँ पर देने होते हैं। अब आपका आ गया सेक्शन बी, जिसमें कि 2 ऑप्शन है। पहला ये ऑप्शन है, या तो आपको ये वाला पार्ट करना है, या सेकेंड ऑप्शन ये रहा, ठीक है, या आपको ये वाला पार्ट करना है। तो आप कोई भी एक पार्ट इसमें कर सकते हैं। हम आपको हाउस कीपिंग हमेशा आपको हम ऑप्शन 1 करवाते हैं। हमारी वीडियो में भी आपको ऑप्शन 1 देखने को मिल जाएगा। तो इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 यानी कि ये वाला क्वेश्चन है 2 नंबर में। आपको 4 एक्टिविटी बतानी है जो डेली हाउस होल्ड क्लीनिंग में आपकी आती है। घर की दैनिक सफाई में जो होने वाली 4 विधियाँ हैं, ये आपको बतानी। तो बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो हम डस्टिंग करते हैं अपने घर में। आप अपनी मदर्स को देखती होंगी करते हुए, देखते होंगे, लड़के हैं तो, ठीक है, या फिर लड़कियां हैं तो आपको पता ही होगा, आप घर में खुद ही करवाती होंगी। डस्टिंग हम करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। इसके अलावा हम जो अपनी खिड़कियां वगैरह हैं उनको हम डेली तौर पे जो है सफाई करते हैं उनकी। इसके अलावा हम अपने घर में ब्रूमिंग करते हैं। ब्रूमिंग यानी कि झाड़ू लगाना, उसके बाद उसमें पोछा रोज़ लगाना, और हम जो है अपने घर के बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से साफ़ रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स आपको बताने हैं जो कि आप पेंटिंग को हैंग करते समय, ड्राइंग रूम में अगर पेंटिंग है उसको हैंग करते समय, टांगते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अपनी बैठक में अगर हम पेंटिंग टांग रहे हैं तो हम ऐसी पेंटिंग टांगे जो कि बहुत ज़्यादा फैंसी सी ना लगे देखने में, ठीक है, फैंसी ना लगे देखने में वो, और ऐसी लगे कि हाँ उससे हम मोटिवेट भी होते रहें। ऐसी पेंटिंग हमें टांगनी है। ज़्यादा भारी पेंटिंग ना हो, ऐसा ना हो कोई उसके नीचे सोफ़ा बिछा के उसके ऊपर बैठा है, कोई उसके ऊपर ही गिर जाए वो पेंटिंग, ऐसी ना हो, ज़्यादा भारी भी ना हो। और उसको हमें टांगते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमें कील इस्तेमाल करनी है वो भी थोड़ी सी हैवी रखनी है, ताकि अगर वो भारी भी हो तो वो कील उसका वज़न सहन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 तरीके बताने हैं जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका रूम जो है वो कूल है, मतलब वर्किंग एफिशिएंटली, वो काम अच्छी तरह से कर रहा है। कूलर जो है आपका रूम का वो अच्छी तरह से काम करता रहे। तो इसके लिए कूलर को अगर हमें ठीक रखना है, सालों साल चलाना है, तो हमें सबसे पहले उसमें जो है पानी का पूरा ध्यान रखना है कि हमें कितना पानी उसमें डालना है। अगर लोहे का कूलर है तो उसकी सफाई हमें करते रहना है, क्योंकि अगर लोहे का है तो उसमें जो एलगी वगैरह होती है यानी काई वगैरह होती है वो जल्दी लगती है। जर लगने का बहुत ख़तरा होता है। जर आप समझते ही होंगे, जो आपका
जंग वगैरह होता है, जंग वगैरह आपका उसमें नहीं लगना चाहिए। मोटर को हमें टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए, अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। इसके अलावा जो आपके साइड में ये इस तरीके की जालियाँ होती हैं, कूलर के साइड की जो जालियाँ होती हैं, उनको भी हमें हर सीज़न बदलते रहना चाहिए ताकि कूलर अच्छी तरह से काम करता रहे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव हायर्ड द फॉलोइंग स्टाफ फॉर योर होटल, यानी कि इन को आपने हायर किया है स्टाफ को, उनको उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। 4 नंबर का ये है। फ्लोर सुपरवाइज़र अगर है तो उसको क्या क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे। फ्लोर सुपरवाइज़र है तो हम उसको ये बताएंगे कि आपको पूरा अपने पहले तो फ्लोर को चेक करना है। ठीक है, कहीं कोई गंदगी ना हो, कहीं कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो, कोई गलत काम ना कर रहा हो। इसके अलावा फ्लोर सुपरवाइज़र का ये भी काम रहता है कि वो ये चेक करता है कि कहीं कोई फ्लोर है वहाँ पर कोई लिफ्ट वगैरह ख़राब तो नहीं है, तो ये चीज़ें उसके देखने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चरिस्ट का क्या काम होता है। उद्यान निरीक्षण का काम होता है कि वो बगीचे को चेक करता रहे। ठीक है, मतलब जो आपका होटल है उसमें जो बगीचे वगैरह हैं उसको चेक करता रहे, कोई भी फूल सूखे हुए ना हो। इसके अलावा जितने नए नए फूल लगवाने हैं माली से, वो सारे आपको उसी को खड़े होके देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल डेस्क सुपरवाइज़र। उसका काम क्या होता है कि वो सारी चीज़ें को जो भी उसके पास आ रहे हैं उनको हेल्प करे और जो होटल में चीज़ें हो रही हैं उनको कंट्रोल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनन स्टोर कीपर का क्या काम है, मतलब वस्त्र भंडारकर्ता का क्या काम है कि जितने भी वस्त्र यानी स्टाफ के जितने भी कपड़े आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से इस्त्री वगैरह करवाए और इसके अलावा उनके वॉशिंग वगैरह वही देखता है। तो यहाँ पे आपका पेपर एंड हो जाता है। ये ऑप्शन 2 है, जिन भी बच्चों को ऑप्शन 2 करना है वो कर सकते हैं। और ये पूरा ऑप्शन यहाँ पर आपका ये पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई हो। पेपर बहुत इजी रहने वाला है। आप सभी को ऑल द बेस्ट उम्मीद करती हूँ सभी के सभी अच्छी तरह से अपना पेपर ध्यान से देख के करके आएंगे। ज़्यादा मुश्किल आपका पेपर नहीं आएगा और पेपर आसान होगा। आपने देख लिया पैटर्न क्या रहने वाला है। बस इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है पेपर को आप करके आइए और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होइए। मैं तो यही कामना करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।